नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में। नमस्कार। शायद आपने कुछ फ़िल्में देखी होंगी और अगर अंग्रेज़ी फ़िल्में देखी हैं जिसमें हिंसा या मार-धाड़ के दृश्य हों, तो शायद आपको याद होगा कि किसी भी दुर्घटना के बाद किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अक्सर फ़िल्मों में एक कंबल उड़ाकर एम्बुलेंस के पीछे वाले हिस्से में बिठाकर डॉक्टर कुछ थेरेपी देता हुआ, कुछ उसकी इलाज करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। अगर बाहरी कोई गंभीर चोट लगी हुई दिख ना रही हो, तो भी इसे बिठाकर उससे बातचीत करने की, उसे थेरेपी देने की कोशिश आखिर क्यों की जाती है? ऐसा ही आपको तब भी शायद ध्यान में आएगा जब आप बड़े अस्पतालों में देखें और वहाँ आप पाएंगे कि एक ट्रॉमा सेंटर नाम की जगह होती है। दुर्घटना से ग्रस्त मरीजों के लिए ट्रॉमा सेंटर यानी सदमे से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जगह क्यों बनाई जाती है? असल में होता यह है कि सदमे की वजह से मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो इस वजह से अक्सर ट्रॉमा का इलाज करना या फिर मनोवैज्ञानिक परामर्श देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान सबसे ज़्यादा या सबसे गंभीर तरीके से लोगों का इस पर ध्यान तब गया जब 1973 में स्टॉकहोम नाम की एक जगह पर स्वीडन में एक बड़ी बैंक डकैती पड़ी। इस बैंक डकैती में जेन एरिक नाम के एक व्यक्ति ने 4 लोगों को, 3 महिलाओं को और एक पुरुष को बंधक बनाकर 6 दिनों तक रखा था। इससे मज़ेदार चीज़ ये हुई कि 6 दिनों के बाद जब ये तीनों महिलाएं और एक पुरुष, ये चारों जब छूटे, तो इन्होंने पुलिस का कोई भी सहयोग करने से बिल्कुल मना कर दिया। यहाँ तक कि जब मुकदमा चलने लगा तो इन लोगों ने अपहरणकर्ता के खिलाफ गवाही देने से साफ साफ इनकार तो किया ही, इसके अलावा ये लोग आपस में मिलकर चंदा जुटाने में जुट गए और चंदा जुटाकर ये लोग अपहरणकर्ता के पक्ष में मुकदमा लड़ना चाहते थे ताकि उसके वकील को पैसे दिए जा सकें, उसके मुकदमे का खर्च उठाया जा सके। ऐसे सुनने में ये बड़ी अजीब बात लगेगी कि कोई आखिर अपना ही अपहरण करने वाले का मुकदमा क्यों लड़वाना चाहेगा या उसके लिए पैसे क्यों जुटाना चाहेगा, लेकिन जो लोग स्टॉकहोम सिंड्रोम से वाकिफ़ हैं उनके लिए ये कोई बहुत अजीब बात नहीं होगी। स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है और इस पर नील बर्नेस्ट नाम के एक शोधकर्ता ने उस वक्त शोध किया था और नील बेजॉट नाम के इस पर नील बेजॉट नाम के एक शोधकर्ता ने शोध किया था और ये नाम जो स्टॉकहोम सिंड्रोम हम लोग जानते हैं वो नील बेजॉट का ही दिया हुआ था और बाद में ये अखबारों में भी आने लगा तो प्रचलित हो गया। इस शोध के अलावा अगर देखें तो इससे पहले से भी इस बीमारी के बारे में जाना जाता है। 1933 में मैरी नाम की एक युवती, 25 वर्ष की थी वो, और उसका अपहरण हो गया। अपहरणकर्ताओं ने उसे जंजीरों से एक दीवार पर बांध कर रखा था। बाद में जब वो छूट गई अपहरणकर्ताओं से तो उसने भी अपहरणकर्ताओं को सजा दिलवाने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टा जेल में बंद अपहरणकर्ताओं से वो मिलने जाती रही और बाद में इस लड़की ने आत्महत्या भी कर ली थी। ऐसा एक और बड़ा मामला प्रकाश में तब आया था जब 1974-75 के दौर में एक पीत पत्रकारिता के लिए जाने जाने वाले एक नामी गिरामी व्यक्ति की पोती का मामला सामने आया था। तो जैसे पुलित्जर इस पीत पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध होते हैं, वैसे ही विलियम रेंडोल्फ हर्स्ट भी इस पीत पत्रकारिता के लिए फेमस होते हैं। असल में जो पहली बार बच्चों ने मिलकर अखबारों के खिलाफ आंदोलन चलाया था वो इसी पुलित्जर और हर्स्ट के जो अखबार थे इनके खिलाफ था। तो पीत पत्रकारिता के जनक माने जाने वाले हर्स्ट, उनकी पोती थी जिसने अपना नाम बदलकर तानिया रख लिया और वो एक सिम्बियोनीज लिबरेशन आर्मी नाम के समूह के साथ जुड़ गई। बैंक डकैतियों के लिए जब ये गिरफ्तार हुई 1975 में, तो इसके वकीलों ने भी कोशिश की थी कि इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम का मरीज बताकर इसे छुड़ा लिया जाए। हालांकि अदालत ने यह दलील मानी नहीं। बाद में जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति हुए तो उसकी सज़ा, जो 7 साल की सज़ा थी लड़की की, वो माफ़ कर दी गई। पैटी हर्स्ट इस तरह से छूटी थी कई साल बाद, लेकिन मुकदमा और उससे बचने की जो कोशिशें थी वो इसी तरह से चली थी। खैर, तो हम लोग वापस आते हैं अपने स्टॉकहोम सिंड्रोम पर। और स्टॉकहोम सिंड्रोम के मरीजों को क्या क्या परेशानियां होती है, अगर इसकी बात की जाए तो बहुत आसानी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नींद ना आने की बीमारी, परेशान रहना,
अवसाद से ग्रस्त होना जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं। इसके अलावा धुंधली याददाश्त, कुछ चीज़ों का फ्लैशबैक में बार-बार चलते रहना दिमाग पर, ये सारा कुछ हो सकता है। पहचाना कैसे जाता है इसे, ये अगर देखेंगे तो इसे पहचानने के लिए बहुत ही आसान से कुछ लक्षण इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला लक्षण तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि वो आदमी जो पीड़ित होगा, वो अपहरणकर्ताओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखता है। ही थिंक्स पॉजिटिवली अबाउट देम। तो इससे सबसे आसानी से पहचान में आता है। इसके अलावा उस व्यक्ति का अपहरणकर्ताओं से पूर्व में कोई संबंध नहीं रहा होता है। अगर आगे बढ़े तो ये पता चलता है कि वो आदमी खुद को बचाने वालों को मददगार मानने के बदले खुद को बचाने की कोशिश करने वालों को दोषी मान रहा होता है। यह आदमी मान रहा होता है कि उसका जो अपहरणकर्ता था या अपहरणकर्ता थे, वो मानवीय गुणों से भरे पूरे थे और कहीं न कहीं वो समाज को और अपने आप को इस बात के लिए दोषी मानता है कि उस आदमी को अपहरण जैसा अपराध करना पड़ा। ये सारे के सारे लक्षण अगर आपको देखने हो तो बहुत आसानी से आपको अभी हाल में ही तमाल भट्टाचार्य वाले मामले में शायद नज़र आ जाए। तमाल भट्टाचार्य भी पहले तालिबान से किसी तरह से जुड़े हुए नहीं थे। जब तक वो कैद में थे तब तक वो इस बात के लिए रोते-धोते नज़र आए कि भई किस तरह से उन्हें बचा लिया जाए, किसी तरह से उन्हें छुड़ा लिया जाए। मगर एक बार जैसे ही वो छूट कर वापस बंगाल आ जाते हैं, तो अचानक से उन्हें तालिबानी जो है वो भले लगने लगते हैं। उन्होंने उन्हें खाना-पीना दिया था, उसका ख़्याल रखा था, ये सब याद आने लगता है। हो सकता है अगर उनसे थोड़ी और पूछताछ की जाए तो ये भी कहने लगे कि उन्हें छुड़ाने वाले जो थे बड़े बुरे लोग थे। तो ऐसे एक मामले को अगर आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये एक ही मामला है तो भी थोड़ी-सी दिक्कत है। हालाँकि शोधकर्ता ये मानते हैं कि अपहरण के सिर्फ़ 5 से 8% लोगों को ही ये समस्या होती है। लेकिन अगर भारत के मामले में देखें, तो भारत एक लंबे समय तक गुलाम रहा है और उपनिवेशवाद से इसे लंबे समय तक विदेशी हमलावरों से जूझना पड़ा है। ऐसे में अगर सभी के सभी अपहरण जैसी स्थिति में ही काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 100 करोड़ लोगों में से कितने लोग होंगे 5% जो कि इस तरह की समस्या से जूझ रहे होंगे। इन लोगों के लक्षण भी आपको बहुत आसानी से नज़र आ जाएंगे। ये लोग हमलावरों को बुरा नहीं मानते, बलात्कारियों को बुरा नहीं मानते, उनकी की गई हत्याओं को गलत नहीं समझते। असल में ये उन्हें अपना हीरो मान रहे होते हैं। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों का नाम भी उनके नाम पे रख देते हैं। आपको हंसी आ सकती है या मुझे भी हंसी आती है कभी-कभी ये कहते हुए, लेकिन असल में देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है। ऐसे लोगों का हम लोग मजाक उड़ाते हैं पागल कहकर। सिर्फ हम ही लोग नहीं, विदेशों में भी शिर्क या श्रिक जिसे कहा जाता है, मतलब हम लोग उसे पागलों का डॉक्टर कहते हैं या पागल खाने भेज देना कहते हैं। तो दिमाग का जो डॉक्टर होता है उसके पास जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती, जो कि बहुत ज़्यादा सही नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य भी एक समस्या है। तो ऐसे लोगों से जब आपकी मुलाकात हो और अब जब आप स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में जानते भी हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे लोगों को मनोचिकित्सक के पास जाने की उचित सलाह देंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। धन्यवाद।